हेलो एवरीवन। आज इस सेकंड लेक्चर में मैं थोड़ा सा शुरुआत करना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीबीएमएस। आपके डीबीएमएस जो आपके पास कोर्स है उससे रिलेटेड। तो आज का एजेंडा रहेगा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डाटाबेस, एंड देन वी विल यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूजर्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, एंड कैसे आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो एक ट्रेडिशनल फाइल फोल्डर्स बेस्ड सिस्टम से अच्छा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। पर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कुछ एक टर्मिनोलॉजी जो आप जनरली देखोगे डाटाबेस कोर्सेज में आपको देखने और सुनने को मिलेगी। सबसे पहला है मेटा डाटा। तो मेटा डाटा आपके पास बेसिकली क्या है? इट इज़ डाटा अबाउट डाटा। अब जनरली आप देखोगे कि हम डाटा बहुत सारा स्टोर करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली जो डाटा हम कैप्चर कर रहे हैं उसके साथ हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी कैप्चर करते हैं जो कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके डाटा के बारे में भी हो सकती है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हो सकती है। तो हम इसको मेटा डाटा कहते हैं। तो मेटा डाटा जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं? मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन डाटाबेसेस की, फाइल्स की, इमेजेस की या वीडियोस की। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इमेजेस के बारे में बात करता हूँ, तो इमेज इटसेल्फ एक डाटा फाइल है जिसमें इंफॉर्मेशन है, विजुअल इंफॉर्मेशन। लेकिन साथ साथ में ये इंफॉर्मेशन भी रखी जाती है कि ये इमेज जो है किस डिवाइस से क्रिएट हुई थी। एक जियो टैग भी इसके साथ लगा रहता है कि ये कहाँ पे खींची गई थी, कौन सा फ़ोन था, कि कितना एक्सपोजर था एंड सो ऑन। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये उस इमेज से रिलेटेड है, तो हम उसको इमेज का मेटा डाटा कहते हैं। तो जनरली ये डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर, कंस्ट्रेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ गिवन डाटा। जब आप टेबल की बात करोगे तो जैसे आपके पास कोई टेबल है, तो टेबल में आप जनरली नोटिस करोगे कि टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं आपके पास, उनकी जो भी डिस्क्रिप्शन आप देखोगे कि ये जो कॉलम्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पहली वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हम इसको मेटा डाटा बोलते हैं। तो मेटा डाटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप डाटाबेस में नहीं बल्कि आप थ्रू आउट योर कंप्यूटर साइंस कोर्स आप पढ़ोगे, हम इसको कहते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? ये आपके पास एक प्रोसेस है जहाँ पे हम एक सिस्टम की इंटरनल डिटेल को हाइड कर देते हैं यूजर से, और उसके सामने एक इजी टू यूज इंटरफेस रखते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। और डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? ये यूजर्स को बेसिकली वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो एक सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं बिना ये जाने कि वो सिस्टम एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास एक बहुत ही पुराना टेप रिकॉर्डर है। तो टेप रिकॉर्डर आप देखोगे कि इसमें एक मैग्नेटिक टेप जो है यानी कि ऑडियो कैसेट जो इसमें डाली जाती थी, और आपके पास ये बटन रहते थे जिसमें आप प्ले, फॉरवर्ड, रिवाइंड वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह कर सकते थे। अब अगर आप इस डिवाइस को देखोगे, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का, क्योंकि ये डिवाइस जो है इस पूरी की पूरी मशीन के मैकेनिज्म को आपसे हाइड कर देती है। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने इस बटन को प्रेस किया, प्ले वाले बटन को, तो एक्चुअली में होगा क्या। आपको सिर्फ ये पता है कि अगर आप इस प्ले पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो डिवाइस है ये प्ले की जाएगी। तो इस तरीके से जो एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड की जाती है, इससे आप इंटरनल डिटेल को भूल जाते हो और आपको शायद जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस आप ये जानते हो कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। और कंप्यूटर साइंस में हम बहुत लेवल पे डाटा एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। डाटा इंटीग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको भी आप ऑब्जर्व करोगे जब भी आप मल्टीपल फील्ड्स में वेंचर करोगे, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में। तो डाटा इंटीग्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप मल्टीपल सोर्सेज से डाटा को फेच कर सकते हो और बाद में आप उसको कंबाइन कर सकते हो, ताकि आपको एक डिफरेंट व्यू मिल जाए डाटा का। तो जनरली यूज़र जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डाटा को कलेक्ट करके एक कंबाइंड व्यू मिल जाता है एनालिसिस के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनको आप कंबाइन कर सकते हो टू गेन इनसाइट्स, और ये बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो जनरली आप देखोगे कि जो आपके पास जो मैकेनिज्म है इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज जो है डाटा के उनको हम प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस को हम ईटीएल कहते हैं, जो कि है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो आपके डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको एक सूटेबल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और बाद में हम उसको लोड करते हैं एक ऐसी यूटिलिटी में जहाँ पे आप उस डाटा को फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको यूज़र का डाटा मिल सकता है, उसके सोशल बिहेवियर का डाटा मिल सकता है, उसके शॉपिंग का डाटा मिल सकता है, तो शायद आप उनको कंबाइन करके आप न्यू इनसाइट्स जो हैं उसके बारे में जान सकते हो।
थर्ड आपके पास है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी इज़ वेरी स्पेसिफिक टू डीबीएमएस, डीबीएमएस से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। और रिडंडेंसी अगर मैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलूँ, इट इज़ बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। तो जब आपका डाटा डुप्लीकेट होता है तो हम उसको रिडंडेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास पिज़्ज़ा हट है और ये बोल रहा है कि वी हैव पिज़्ज़ा, वेरी स्मार्ट। तो अगेन दिस इज बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, और हम मानते हैं कि रिडंडेंसी जो है दिस इज रियली बैड फॉर डाटाबेस। अब आप कहोगे कि बैड क्यों है, तो मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपके पास बता देता हूँ। सपोज आपके पास एक वॉच है जिसमें आप टाइम देख सकते हैं। अगर मैं आपको 5 वॉच दे दूँ तो क्या आप एक्यूरेटली टाइम को बता सकते हैं? तो आप सोचोगे कि शायद वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी घड़ी में टाइम थोड़ा-सा भी आगे पीछे हो जाए, तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में करेक्ट डाटा कौन-सा है। तो वैसा ही काम जो है आपका डाटाबेस के साथ भी रहता है। डाटाबेस में अगर मैं किसी पर्सन का जो एड्रेस है 2 जगह पे रिकॉर्ड करूँ, डुप्लिकेट करूँ, तो अगर एक रिकॉर्ड ज़रा-सा भी मॉडिफाई हो जाए तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन-सा रिकॉर्ड जो है वो करेक्ट था। तो इस तरह की सिचुएशन को रिडंडेंसी कहते हैं, और हम जनरली क्या करते हैं, हम इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं हम ट्रेडिशनली जब हमारा डाटाबेस नहीं था तो हम एक्चुअली में डाटा को स्टोर करते कैसे थे। तो हमारे पास जो सबसे आसान तरीका था वो था कि हम फाइल्स और फ़ोल्डर्स को यूज़ करें और डाटा को ऑर्गेनाइज़ करें। अब जो लोग मेरी इरा के हैं कंप्यूटर्स में, अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ तो आजकल तो आप लोगों के पास बहुत बढ़िया है, मतलब फास्ट इंटरनेट है, गाने वगैरह जो है डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हैं। हमारे टाइम में ऐसा होता नहीं था जनरली। तो हम जनरली क्या करते थे, डाटा को स्टोर करके रखते थे अपने हार्ड डिस्क में। तो अब मेरी उम्र के जितने भी कंप्यूटर्स से जो जुड़े हुए हैं लोग आप देखोगे, या जिनके पास भी कंप्यूटर होता था, तो वो गाने बहुत ना ढूंढ के इकट्ठा कर करके बहुत बड़ी कलेक्शन बनाते थे। तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल वे था डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, वो क्या था, हम फोल्डर बना कर रखते थे। तो फोल्डर के अंदर हम अपने फाइल्स को स्टोर करते रहते थे। तो चलो ये तो मेरा एग्जांपल है, लेकिन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से पहले हम ऐसे ही डाटा को ऑर्गेनाइज करते थे फाइल्स और फोल्डर में। और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ऐसे सिस्टम की क्या है कि देयर इज़ अ ह्यूज डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। तो डाटा अगर आपका डुप्लीकेट हो जाता है तो आपको कई बार तो पता भी नहीं होता कि डाटा डुप्लीकेट हो चुका है। इनकंसिस्टेंसी होती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है जब आपके पास मल्टीपल लोकेशन में एक जैसा डाटा होगा और आप एक के साथ भी छेड़छाड़ करोगे, सडनली ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कौन सा डाटा जो है वो एक्चुअली में करेक्ट है। पुअर डाटा इंटीग्रिटी, आपका जो ट्रेडिशनल फाइल एंड फोल्डर मेथड है वो आपके डाटा को करप्ट होने से नहीं बचा सकता, या बता नहीं सकता कि डाटा आपका करप्ट हो चुका है। पुअर डाटा इंटीग्रेशन मतलब कि आपका जो डाटा है मल्टीपल सोर्स में आप उसको लॉजिकल वे में इकट्ठा करके कोई नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना चाहते हैं डाटा के, तो बहुत बहुत ही मुश्किल होता था एक फाइल एंड फोल्डर सिस्टम में। तो ये आपकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी अगर आप डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को नहीं यूज़ करते उस वक़्त। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका स्ट्रक्चर है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का। तो अगर इस सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो आप डॉटेड पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा का पूरा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। तो मैं इसके कंपोनेंट आपको बताना शुरू करता हूँ, जो कि आप धीरे-धीरे करके एक-एक करके उनके बारे में सीखेंगे। तो आप देखोगे कि अंडरलाइंग आपके पास एक फ़ाइल है जिसमें बेसिकली आपकी डाटा फ़ाइल रहती है, ठीक है? यहीं पे वो सारा डाटा जो है स्टोर रहता है। आपके जो यूज़र हैं वो डायरेक्टली आपके इन फाइल के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, ये आपके यूज़र्स हैं। वो इंटरैक्ट करते हैं इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से, और वो सॉफ्टवेयर जो है आपके डाटा फाइल्स के साथ इंटीग्रेट करता है। और आप क्या-क्या कर सकते हैं? वेल आप डाटाबेस सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के साथ, ताकि वो आपके डाटा को एक्सेस कर सके। और बेसिकली ये जो डीबीएमएस का पूरा का पूरा सिस्टम है, इसमें इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक डीडीएल कंपाइलर है। डीडीएल कंपाइलर क्या होता है वो भी बताऊँगा। डीडीएल है, डीएमएल कंपाइलर है, क्वेरी ऑप्टिमाइज़र है, और स्टोर्ड डाटा मैनेजर्स हैं। तो डीडीएल आपके पास होती है डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, डीएमएल होती है आपके पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और क्वेरी जो है, क्वेरी आपके पास एक सिस्टम होता है जहाँ पे आप डाटाबेस के से क्वेरी कर सकते हैं, डाटा को सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डाटाबेस मुझे वो डाटा बताओ जिसमें एक्स एंड वाई है एंड सो ऑन। तो ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर है ये इस चीज़ को मैनेज करता है, क्वेरीज को मैनेज करता है, आपके डाटा को मैनेज करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे उसको बनाना है उसको मैनेज करता है, और इंटरैक्ट करता है उस डाटाबेस की फाइल के साथ, और प्रोवाइड करता है आपको डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी जो है इट इज़ मेटा डाटा।
तो ये आपके पास बेसिकली आप देखोगे, ये आपके पास एक इंटरफेस की तरह है आपके डाटाबेस फाइल के ऊपर। तो एंड यूज़र जो है वो क्या कर रहा है, वो इस डाटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है एक्चुअली में उन फाइल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है जिसके अंदर डाटा स्टोर किया गया है। तो इसके जो कंपोनेंट है मेन वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपके पास है DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी का मतलब है एक रिक्वेस्ट डाटाबेस को जहाँ से आप डाटा मांग भी सकते हो और डाटा भर भी सकते हो। क्वेरी प्रोसेसर डाटाबेस का वो कंपोनेंट जो आपकी क्वेरीज को मैनेज करता है और आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। और डाटा डिक्शनरी जो कि आपके पास है मेटा डाटा, यानी कि डाटा अबाउट डाटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपके पास एसक्यूएल की, क्योंकि एसक्यूएल जो है ये आपके बोथ DDL एंड DML की तरह एक्ट करता है। तो अगर आप डाटा को डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसके लिए भी आप एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो, अगर आप डाटाबेस को मैनिपुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एसक्यूएल यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने डाटाबेस के टेबल बनाने हैं उसके लिए भी एसक्यूएल है, और अगर आपने उन टेबल को मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए भी एसक्यूएल है। तो ये ही सबसे बड़ी खासियत है एसक्यूएल की, कि जब आप एक बार एसक्यूएल को सीख जाते हो तो आपको DDL और DML दोनों आ जाती है एक साथ, ठीक है। तो जनरली आप क्या कर सकते हो, एसक्यूएल से आप डाटा को स्ट्रक्चर को मॉडिफाई भी कर सकते हो और उस डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। एसक्यूएल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसका बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स होता है, और आप बहुत ही कम मॉडिफिकेशन के साथ लगभग सभी डाटाबेसेस में एसक्यूएल को यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका बेसिक जैसा था, इंट्रोडक्शन टू सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटाबेस। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब मेटा डाटा क्या है, मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा, एंड DBMS सॉफ्टवेयर इज फार बेटर देन अ फ्लैट फाइल एंड फोल्डर सिस्टम। और एसक्यूएल जो है ये दोनों की तरह एक्ट करती है DML एंड TDL की तरह। तो होपफुली आपको इसमें समझ आया होगा। जनरली आप देखोगे कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे मैं आपको एसक्यूएल के बारे में बताता जाऊंगा। फॉर द टाइम बिंग ये इंट्रोडक्शन आई थिंक सफिशिएंट है आपके लिए। रिगार्डिंग योर असाइनमेंट्स मैं एक असाइनमेंट ज़रूर पोस्ट करूँगा, तो काइंडली गूगल क्लासरूम को आपने वॉच करते रहना है। थैंक यू।